नमोदाय जय भीम सर। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक माननीय पीसी गोयल साहब हैं, जिनके साथ हम बैठे हुए हैं और आज कुछ मसलों पे बात करेंगे कि बाबा साहब का सपना कहाँ तक पूरा हुआ है और जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है राजनीतिक रूप से, तो उसमें कैसे एकता हो सकती है, कैसे कोई विकल्प बन सकता है। माननीय पीसी गोयल साहब बाम सेफ से मान्यवर कांसीराम साहब के साथ जुड़े रहे और मान्यवर कांसीराम साहब आपके बड़े भाई के पास गए थे और आपको लेकर के आए और फिर आपको लेकर के साथ में देश के विभिन्न हिस्सों में आपको घुमाया और आपने अपनी आप फिर आप सर्विस में आ गए। सर्विस छोड़ करके आप पूरे देश में घूमे और घूम करके जनता को जगाने का काम किया और आज भी राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में लोगों को जगा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सर आप कुछ बताइए कि कैसे क्या स्थिति अब इस समय के क्या हालात चल रहे हैं। देखिए, देश के जो हालात है वो धीरे धीरे करके मानवता के बिफर जा रहे हैं, मानवता को तोड़ रहे हैं जी। आज जो एक विचारधारा है, जो मानव विरोधी विचारधारा हम उसे कहते हैं, तो वो देश में अपनी विचारधारा को फैला रहा है और जो मानवता के लिए जो विचारधारा है वो इतना डिस्टर्ब हो गई है कि वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उनमें एकता नहीं बन रही। जो बाबा साहब का सपना था जी, उस सपने को वो विचारधारा तोड़ रही है। अगर ये विचारधारा एक साथ संयुक्त हो जाए, जी, जो पिछड़ा है, जी, जो माइनॉरिटीज है, जो इस देश में दलित है, जी, ये और आदिवासी है, ये इनमें जो अगर अपने अधिकार के लिए केवल ये अपना जी, वर्चस्व को लाए, अपने उस विचारधारा लाए, तो मानवता मजबूत हो जाएगी, बाबा साहब का सपना मजबूत हो जाएगा। जी, ये अपने अधिकार की बात नहीं कहते हैं, ये अपनी उस प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं जो मानव विरोधी विचारधारा है, उसको कैसे खत्म किया जाए वो उस पर ताल अपनी ठोकते रहते हैं और उसे युद्ध करने की ही तैयारी करते हैं, जो जबकि युद्ध में वो सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज तक वो पावर से, अधिकार से जो सम्मिलित नहीं हो पाए, तो उनके पास संसाधने नहीं बन पाए। वो पहलवानी तो कर रहे हैं लेकिन अपना जो खान पान करके शरीर को तो नहीं बनाया, अपने दिमाग को और वैचारिक ढंग से तो नहीं मजबूत किया है। आज वो केवल वो उस व्यवस्था के खिलाफ खड़े अपना प्रदर्शन करते रहते हैं जो देश में हालातों को और बिगाड़ रहे हैं। आज चाहिए कि इस देश में जो मानव को जरूरत है और जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो उसको स्पष्ट रूप से बात करें कि इस देश में सबकी भागीदारी हो। और भागीदारी कैसे? जैसे इस देश में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, उसमें जमीन का मामला आता है, तो जमीन की बंटवारा हो, जो सरकारी मानक बने हैं। ये उत्तर प्रदेश में 3.25 एकड़ का मानक है जो जमीन का, तो जो जमीन जो भूमि किसान है उसको 3.25 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। वो किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं रखा जाना चाहिए। और अगर जमीन नहीं है तो उसर जंगल, नदी, नाला, तालाब जो भी है, चूंकि उसका हिस्सेदार है, तो मूल्य आधारित जो 3.25 एकड़ का जो मूल्य है उसके आधार पर वो उसर जंगल, नदी, नाला, तालाब, उसको जमीन मिलनी चाहिए। जिस दिन ये अपने अधिकार को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जनशक्ति से सब ताकत का आकलन होता है, तो फिर उसके लिए वो संघर्ष करेंगे, फिर अपने अधिकार को लेने में समर्थ हो जाएंगे। वही इस देश में रोजगार की बात है। अगर देश में केवल बात करके कोई भागीदारी की बात सभी कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग की सभी बात कर रहे हैं, लेकिन आज हिस्सादारी उसको कतई नहीं मिल रही है और ना वो लोग हिस्सेदारी के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर हिस्सेदारी के लिए खड़े हो तो जनशक्ति फिर हिस्सेदारी के लिए बनेगी, तो फिर उसे हर स्तर पर जो आज उसको नौकरी का हिसाब है, नौकरी मिलेगी और उसको काम, रोजगार मिलेगा, तो इस तरह से वो एक मुख्य धारा का हिस्सा बनेगा। तो जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है वो अपने आप से कमजोर होगी। आज वो विकृत सामाजिक व्यवस्था, इस हिस्सेदारी ना इनको मिले, इसलिए वो संघर्ष करें, इसलिए वो जो है घटनाएं पैदा कर रहा है। वो घटनाएं एक के बाद, कहीं जात के आधार पर उनकी हिंसा हो रही है, तो कहीं जात के आधार पर जो है उसका व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, चाहे कहीं धर्म के आधार पर उसके व्यभिचार हो रहे हैं, उसका धर्म के आधार पर उसकी हिंसा हो रही है। ये देश में किसी न किसी रूप से केवल उस घटनाओं को पैदा कर रहे हैं और ये घटना को प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उसको हल करने के कारण कि वो किस लिए इनको अलग कर रहा है,
वो केवल अधिकार की बात ये ना करें, अधिकार ये ना पाएं, इसलिए वो घटनाएं कर रहे हैं। अच्छा, जो सरकार में बैठते हैं वो सरकार में अपनी सत्ता में बने रहने के लिए वो उनका संरक्षण देते हैं, जो इस देश में घटनाएं पैदा कर रहे हैं, घटनाएं कर रहे हैं, वो अपराधी हैं, उनका संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए ये देश में स्थिति ऐसी खराब हो रही है। आज जो देश में अभी जो चुनाव हुआ, आज सबने देखा और उसको बड़ा सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी समीक्षा है तो ये चुनाव हैकिंग के आधार पर हुआ है। वो ईवीएम की हैकिंग करते हैं, लेकिन ईवीएम की हैकिंग नहीं तो मानव की हैकिंग होती है। मानव को किस तरह से डर से, लालच से उसको जो है आकर्षित करके और वो हैकिंग कर रहे हैं, जनशक्ति का हैकिंग कर रहे हैं। और उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, जिस अधिकार की बात करते हैं, वो अधिकार उनको देते नहीं है। इस तरह से वो चुनाव में जाकर घोषणाएं तो बहुत करते हैं, सबको इस तरह से स्वार्थ में बांधते हैं कि जैसे वो उनके शुभचिंतक हैं और वो उनके जो मसीहा बन के आए हैं। जैसे बाबा साहब ने तो इस देश के हर व्यक्ति के लिए समस्या कैसे निदान होगा, समस्या कैसे समाप्त होगी, उस लिए काम किया और देश में एक नए समाज का एक आह्वान किया और नया समाज बना, जिसमें आज जो है वो समाज किस तरह से विकृत हो रहा है। तो बाबा साहब का सपना टूट रहा है, तो उसे हमें सजोने के लिए, उसे साकार करने के लिए हम जो नए तरीके से इस देश में जो मानव नहीं है, तो मानव के खिलाफ हमें जनशक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। आज मानव अब ये समझना होगा कि मानव कौन नहीं है। मानव वही नहीं है जो आपका शोषण कर रहा है, जो इस देश का सवर्ण समाज जिसे कहते हैं, वो मानव नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार अलग हैं। वो हिंदू नहीं है, वो अपने को हिंदू नहीं मानता है, वो सवर्ण मानता है, वो ब्राह्मण मानता है, वो क्षत्रिय मानता है, वो बनिया मानता है। तो इसलिए वो मानव नहीं है, लेकिन हम मानवता के तहत उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन उनको साथ में नहीं ला पाते हैं और अपना शोषण करवाते रहते हैं। इसलिए हमें मानव को जगह देना चाहिए, हमें मानव को उस सत्ता के केंद्र पर भेजना चाहिए जो सबके लिए मानवता का काम करे, मानव के लिए तैयार हो। तभी यह देश मजबूत भारत हो सकता है, तभी यह सपना साकार हो सकता है, बाबा साहब का सपना साकार हो सकता है, ये विश्व स्तर पर आदर्श भारत का निर्माण कर सकता है। यही बात मेरी आज की है कि देश में हमें सबको मिलकर मानवता के लिए खड़ा होना चाहिए और हमें जो चुनाव आता है उस चुनाव में अपना जनशक्ति उसी के साथ खड़ी करनी चाहिए जो इस देश में मानव है और मानवता के लिए वो काम करेगा, मानवता के लिए लड़ेगा, तभी यह देश मजबूत हो सकता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। एक सर ये विषय जानना चाह रहे हैं, दो जो है बातें और सर बताइए कि ये जो बाबा साहब का सपना था कि बाबा साहब राष्ट्रीयकरण की बात करते थे, कि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा पर कुछ लोगों का अधिकार है, एक जाति विशेष का, इसलिए राष्ट्रीयकरण होना चाहिए शिक्षा का। भूमि पर कुछ लोगों का अधिकार है, इसलिए भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ताकि सबको भूमि मिले। और उद्योगों पर कुछ लोगों का अधिकार है, जाति विशेष का अधिकार है, इसलिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस दिशा में जो अब बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, कुछ इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जिससे कि ये राष्ट्रीयकरण हो सके और सबको शिक्षा मिल सके, सबको रोजगार मिले, सबको भूमि मिले, जमीन में अधिकार? हालांकि आपने कहा कि 3.5 बीघे का मानक है, तो आप उस विषय को बेहतर समझ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कुछ बताइए। देखिए, राष्ट्रीयकरण की बात तो सही है ही और राष्ट्रीयकरण तो होना अनिवार्य है। जो हमने अभी बात कही तो वो सारी चीज को मिलाकर कहा है कि राष्ट्रीयकरण जब आप सबकी भागीदारी करोगे तो राष्ट्रीयकरण करना तो जरूरी है। बिना राष्ट्रीयकरण के सबकी भागीदारी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो देश की अगर संपत्ति है तो उसे ही बांटा जा सकता है। और जो देश की संपत्ति नहीं होगी, लोगों की संपत्ति अगर मानेंगे हम, जैसे उद्योगपतियों का जो व्यापार अगर मानेंगे तो फिर उसके बंटवारा कहाँ करेंगे? तो राष्ट्रीयकरण को तो पहला एक आधार है कि राष्ट्रीयकरण, ये जो उद्योगपति है उनका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए कि आज उद्योगपति अकेले जो है देश की संपत्ति का उपयोग करता है, धन का भी उपयोग करता है, लेकिन उसका एकाधिकार रहता है। वो एकाधिकार जिसे आप कोऑपरेटिव कहते हो, कोऑपरेटिव सिस्टम उद्योग में आना चाहिए। और जो भूमि का राष्ट्रीयकरण होना अनिवार्य है। अगर भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा तभी तो उसका बंटवारा होगा, नहीं तो बंटवारे नहीं हो सकता है। और इस देश में तमाम जो स्रोत है, जैसे बैंकें हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आज ही बैंकें, उनको राष्ट्रीयकरण से अलग किया जा रहा है। तमाम उन्होंने ऐसी पॉलिसी लाई है कि राष्ट्रीयकरण से बाहर जाए, तभी तो उनको
लोगों को जो संसाधन मिलने चाहिए, जो उसका लोन कहते हो, जो ऋण है, तो ये जो है से उन कमजोरों गरीबों को ऋण नहीं मिल पाता है, उन पूंजीपतियों को मिलता है और बाद में उसको माफ कर देते हैं। आज आज वो घोषणा करते हैं कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे संसाधन के लिए, जो ब्लैक मनी, लेकिन इसके बाद कहते हैं जुमला है, जबकि ये जुमला नहीं हो सकता है, क्योंकि पूंजीपतियों को आप अरबों रुपए देकर उसे देश से भगाने का काम कर रहे हो, वो देश से भाग जा रहा है, और इसके बाद उस पर मुकदमा चलते हैं और बाद में वो कहता है कि नहीं हम तो उनसे मिलकर आए थे, हम तो इतना रुपया दे के आए हैं। तो ये जो वो फंडिंग कर रहे हैं जो इस तरह से, और उनका जो ऋण है वो माफ कर दे रही सरकार। तो ये इसका मतलब सरकार वो पूंजीपतियों के लिए, उन उद्योगपतियों के लिए है, इस देश के लोगों के लिए नहीं। जिनका वोट लेती है, जिनसे सरकार बनती है, वो उसकी सरकार होनी चाहिए, वो सरकार ने। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो मानव नहीं है तो मानव के साथ आपको रहना है, आपको जो मानव नहीं उसके साथ नहीं जाना है, आपको वोट ये उनको नहीं देना है कि जो मानव ही नहीं। मानव कौन नहीं है ये अच्छी तरीके से समझना होगा। जो इस देश में मानवता को ध्वस्त कर रहा है, अर्थात इस देश का जो सवर्ण है, जो जातियों में बटा हुआ है, वो ब्राह्मण अपने को मानता है, वो क्षत्रिय मानता है, वो बनिया मानता है, वो मानव नहीं है, वो तो जातियों में, वो तो मानव के ऊपर है। तो इसलिए हमें उस मानव के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें मानव को अगर मानवता लाना है तो मानव के साथ खड़ा होना चाहिए, और हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें तो फिर हमें इस देश में भागीदारी मिलेगी। और राष्ट्रीयकरण की बहुत आवश्यकता है, बिना राष्ट्रीयकरण के नहीं होगा। और जो भी देश का शासक अगर मानव बनेगा तो उसको दर्द होगा उस समाज का, क्योंकि वो उस समाज का हिस्सा है। आज इस देश में खास तौर से जो इस देश के हैं जिन्हें मूल निवासी कहते हो, वैसे तो 47 में सभी मूल निवासी मान लिए गए थे कि सभी जो देश में हैं वो सभी इस देश के नागरिक हैं, वो हिस्सेदार हैं और उनको माना। लेकिन चूंकि आज तक उनके दिमाग में रहा कि ये हमारे हम शोषण किया है, ये हमारे गुलाम है, ये हमारे जो है सहायक हैं, ये तो इसलिए वो उनको उनमें मानवता लाते हैं, अपने में मानवता नहीं लाते, वो मानव के ऊपर रहना चाहते हैं। तो इनको अलग अलग तरीके से वो विकृत रखना चाहते हैं, उनकी शक्ति को नहीं बनने देना चाहते हैं, उनको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हमें उनको चाहिए कि हमें जो अपना वोट है जिससे आधार पर सरकार बनाते हैं, उस समाज को ही बहिष्कार करना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। हमें वोट का इस्तेमाल उस समाज के लोगों पर करना चाहिए जो हमारे में हो, जो हमसे मिलकर चले, जो देश का है, जो देश का हिस्सेदार है, जो देश का अपना हिस्सा मान रहा है, उससे के साथ चलना चाहिए। बस एक आखिरी जानना चाहेंगे सर कि हम हमारे दर्शकों को आप बताइए, जनता खबर के, कि हमने सुना है कि आपके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार भाजपा के खिलाफ जितने राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो सब एक प्लेटफार्म पर आएँ और एक साझा रणनीति तय करें। तो इस दिशा में हमने सुना है कि आपके द्वारा कुछ गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, तो थोड़ा हम चाहेंगे प्रकाश डालिए, क्या चल रहा है उस पर? देखिए, हमारा तो लगातार ये प्रयास है। मैं जब आरक्षण के विरोध में जब हाईकोर्ट से निर्णय हुआ था तो हम लोगों ने भागीदारी, एक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का एक जन्म किया था और हम सभी लोग मिलकर उससे संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। तो हम चाहते हैं कि देश के लोग, अगर संविधान में हिस्सेदारी का है, संविधान हिस्सेदारी के लिए बना है, तो संविधान के तहत उसे सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सबको काम करने का मौका मिलना चाहिए, सबके लोगों की योग्यता शिक्षा होनी चाहिए, सबको जो है इस देश में काम से जोड़ा जाना चाहिए। और ये बात को हम लोग लड़ते चले आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। आज की स्थिति ये है कि हम उन सब से, हम किसी पार्टी के या किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं, लेकिन ये जरूर है, मैं कहता हूं, जो व्यक्ति इस देश के लोगों को हिस्सेदारी से बांधे, हिस्सेदारी में लाए और उनके लिए काम करे, तो वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो उसको जो है हम आगे बढ़ाएं और उसको नेतृत्व दें। तो अगर इस देश में ये तमाम ऐसी स्थितियां आई हैं, जैसे अब नीतीश कुमार जी ने या समय ने उनको प्रधानमंत्री का चयनित किया है, पद पर समय ने चयनित कर दिया है जी। अब वो जो है लोगों को चयनित करना है। अगर लोग अपने अधिकारों को उनमें समझते हैं कि उनसे वे मिल सकते हैं, तो फिर उनके साथ बात करें, उनके साथ बैठें और उनको एक बड़ी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि वो शक्ति बढ़ेगी तो आपकी शक्ति होगी। और हमें उनमें तारतम्य रहना चाहिए बातचीत करने का। और नीतीश कुमार जी को इस देश का प्रधानमंत्री
बनना बहुत आवश्यक है समय के आधार पर। समय ने सुनिश्चित किया है, ये हम कोई नहीं, और हम लोग चाहते हैं उसको साकार किया जाए। तो यही बात है मेरी कि अगर वो लोगों को लेके चलेंगे तो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को लेके चलेंगे और यह देश मजबूत भारत बनेगा और वो बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा। मैं उस सपने को साकार करने में ही विश्वास रखता हूँ और हम सभी लोग उसी दिशा में काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो मजबूती बने और लोग जो है इस बात को समझे तो उसे एक कारवां बन जाए। तो ये 24 का जो सरकार है ये बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव होता है तभी यह देश मजबूती से खड़ा हो सकता है, ये महाशक्ति बन सकता है। अन्यथा महाशक्ति ऊपर तो बन सकता है लेकिन नीचे जो मानव के खिलाफ हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे 1818 में जो घटना हुई थी वो घटना फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए आगे बढ़ रही है। क्योंकि जैसे आपने देखा कि दलितवाद बढ़ रहा है, पिछड़ावाद बढ़ रहा है, अब वो केवल जो संघर्ष हो रहा है उस व्यवस्था को सुसज्जित करने का नहीं है, अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। जैसे जो विकृत विचारधारा की व्यवस्था के लोग लड़ रहे हैं उसी तरह से ये लोग अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। तो उस वर्चस्व को खत्म करके एक देश में जो है एक सामंजस्य बनाकर, देश में एक शक्ति बनाकर देश को मजबूत करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें एक नेता को ही मानना होगा कि ये हमारा नेता, अगर समय ने नीतीश कुमार जी को चुना है तो हमें उसको स्वीकार करना होगा और उस समय के साथ चलना होगा। हमें ये शक्ति बनना होगा और फिर अपनी हिस्सेदारी उसमें समाहित करें, हिस्सेदारी उसमें बांटें। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पीसी कुरेल साहब ने हमें समय दिया और पूरा विस्तार से मूवमेंट के बारे में बताया, कैसे लोगों को अधिकार मिले। मैं इस समय राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय उत्तर प्रदेश में था। मैं आपको बाहर का कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये इधर ये है, हम आ गए हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल बाहर निकले हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में। और ये राष्ट्रीय लोकदल का श्रम प्रकोष्ठ का कार्यालय है, यहाँ पर हम लोग थे। और हमारे साथ महेश पाल जी भी हैं, तो हम चाहेंगे कि माननीय महेश पाल जी के साथ हम लोगों का बातचीत एक संदेश महेश पाल जी के साथ एक संदेश मिले जी। नहीं, संदेश तो हमारे पीसी कुरेल साहब ने दे दिया है जी। तो हम लोग पूरी तरीके से लगे हैं 2024 में पूरी तरीके से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के लिए पूरी ताकत से हम लोग लगे जी। जय भीम, नमो बुद्धाओ। साथियों, सब लोग लगे हुए हैं, ये सभी साथी माननीय कुशवाहा जी हैं और सब लोग लगे हुए हैं कि इस देश में बदलाव लाया जाए और जनता दल यूनाइटेड के नेता माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। सब लोग मिलकर के, राष्ट्रीय लोकदल के भी लोग चाह रहे हैं, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथी चाह रहे हैं और माननीय किरण सिन्हा जी का प्रयास चल ही रहा है जनता दल परिवार को जोड़ने के लिए। वो निरंतर जनता दल, सेकुलर, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मिल रही है। तो इसी के साथ साथियों आज की बात तो पूरी होती है और जैसी इन लोगों की जो भी आगे की कार्यवाही होगी वो हम आपके संज्ञान में लाते रहेंगे। हमारे साथ मलिक जी आ गए हैं, तो मलिक जी बाहर चले गए थे जब हम लोगों का बातचीत चल रहा था, तो हम चाहेंगे कि मलिक जी भी कुछ बोलिए, हम लोगों को संदेश दीजिए जो परिस्थितियां चल रही हैं। देश में स्थितियां बड़ी भयावह है। आने वाला जो समय है जी, उस समाज के लिए, देश के मूल निवासियों के लिए इतना संकट पैदा करने वाला है कि इसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, आज जो हमारे देश में ये हो रहा है, सारी चीजें, घटनाएं घट रही हैं, लोगों को चाहे जो भी सत्ता पार्टी में रहे उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने हिसाब से देश चलाना। आज हालत ये हो गई है कि हम बर्बादी के कगार पर बिल्कुल खड़े हो गए हैं। आने वाले समय में हमें नहीं लग रहा है कोई अच्छे दिन आएंगे या कोई बेहतर व्यवस्था बनेगी, क्योंकि हमारे देश के जो संसाधन थे वो लगभग सब समाप्त हो रहे हैं। और जहाँ तक ऐसी भी बात सुनने में आई है कि अब विदेशों के हाथ भी कुछ बेचना चाहते हैं, तो हम अंग्रेजों से भी बदतर के समय जो हालात थे उससे कहीं बदतर हालात आने वाले हैं। और इससे निपटने के लिए खास करके मूल निवासी
जी वो अगर एकजुट होकर के इसका सामना नहीं करते हैं जी तो आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा। जी हम मूल निवासी से अपील करेंगे जी कि ये देश के हालात को देखते हुए एकजुट हो, जी वरना उनका भी जी भविष्य अंधकारमय होगा, कोई रास्ता आगे का दिख नहीं रहा है। जी इसी के साथ मैं फिर अब मूल भारती से अपील करूंगा जी कि अब हालात को देखते हुए एकजुट होना जरूरी है। अगर हम ये धर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपने देखा कि जहाँ जहाँ धर्म को लोग लेकर के राज कर रहे हैं या कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। जी तो हमें अपने देश के लिए तैयार रहना है बनाने के लिए, और धर्म और जात से ऊपर उठना बहुत ही जरूरी है, वरना भारत में हम इतने बदतरीन स्थिति में पहुंचेंगे कि हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जहां की महंगाई, जहां अराजकता, जहां अनकंट्रोल्ड स्थिति पैदा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर देश को बचाना है तो मूल निवासियों को एक झंडे के नीचे आना होगा। ये यही हमारे मेरा बीच में यतीन्द्रनाथ धनखड़ जी और जी, पवन रावत जी आ जी गए हैं। जी जी इनको भी शामिल कर लीजिए। आपको जो है जी अब हाँ, पवन आपसे बात रावत करें। जी और यतीन्द्र आप हम चाहेंगे कि हमारे जनता खबर के दर्शकों के साथ कुछ अपना संदेश साझा कीजिए, यही कैसे जो है विपक्ष बनेगा मजबूत, तो इसके लिए जी अभी देखिए, हमारे भागीदारी आंदोलन के ऋषि कुलीन साहब ने जो बताया, उसी रास्ते में, उसी के साथ में हम सब हैं। हमारे एहसानुल हक साहब राय, जी देश की जो स्थिति है जी उसमें जो अलग अलग हम लोग हैं, जो अलग अलग, चाहे वो संगठन है या पार्टियां हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं, जो अलग अलग हैं, उनको सब एक होकर के मिल करके जी अब जैसे पत्र भी भेजा जा रहा है हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को भी, जी जी तो उनके साथ में हम सब लोग खड़े हैं। जी हमारे जितने भी परिचित के संगठन और संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, कुछ पार्टी के लोग, हम सब लोग उनके साथ हैं। यही सब यतीन्द्रनाथ धनखड़ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ले लीजिए।